हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आई होप ऑडियो एंड वीडियो आपको क्लियर आ रही होगी। तो चलो मॉक नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी आज की पहली प्रॉब्लम रहेगी। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है? तो प्रॉब्लम बोल रही है मेरी ए इज़ 16.66% लेस देन बी एंड ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 500। तो हमें बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखो कि ए इज़ लेस देन 16.66% लेस देन बी। ठीक है, तो 16.66% लेस है कौन? ए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता होना चाहिए 1/6। नहीं तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं 16 सही 2/3% लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 0.666 की वैल्यू कितनी होती है, 2/3। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा ना। तो 16 × 48 + 2 50/3। एंड ये जो परसेंटेज है ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी 6, तो 1/6 वैल्यू देगा, तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, बट हमें इसको याद ही करना है। अब यहाँ से देखो, ये 1/6 आया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा? अगर ये मेरी b की वैल्यू 6 है ना, तो उस केस में एक लेस होकर वैल्यू मेरी किसकी आएगी, 5। ये आएगी a की। ठीक है, तो यही तो बोल रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा, a इज 16.66% लेस देन b। अगर मैंने b की वैल्यू 6 मानी, उसमें एक मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो उस केस में मेरी 5 जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, a की। एंड यहाँ पर बोल रहा है a की वैल्यू कितनी है, 500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 100। तो एक यूनिट की वैल्यू 100 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो b जो मेरा 6 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 × 100, यह है 600। तो इस केस में मेरा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 20%, देन वॉट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। इसके मैं दो मेथड यहाँ पर बताऊंगा, मेथड 1 एंड मेथड 2। एंड ये जो मेथड 2 होगा ना हमारा, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मेथड 1 से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास दो परसेंटेज वैल्यू है, x% एंड y%। अगर इनका इक्विवेलेंट मेरे को परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालता हूँ मैं? तो इक्विवेलेंट परसेंटेज होता है इसका x प्लस में y प्लस में x इंटू y/100। तो ये इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो यहाँ पर एक साइड गिवन है, वो क्या होता है, 20% से इंक्रीमेंट होती है। तो बट क्यूब के अंदर तो क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो 3 साइड्स होती है। उस केस में 3 साइड मैंने क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है हमारा a इंटू ए क्यूब, मतलब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब। तो उसको मैं a लिखूंगा। तो मतलब 3 साइड्स का यहाँ पर रोल है। तो इस केस में देखो 3% इंक्रीमेंट यहाँ पर मेरे को लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3% इंक्रीमेंट है ये। तो इनका इक्विवेलेंट निकालूंगा। तो देखो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं 2 को यहाँ पर लेता हूँ। तो 20 प्लस में इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, 20 प्लस में 20 प्लस में 20 इंटू 20/100। तो ये आएगा मेरे पास 44%, क्योंकि यहाँ पर जो 2 जीरो कट जाएगा। 20 40 प्लस में 4 44। ठीक है, अब ये 44 इनका इक्विवेलेंट आ गया। अब इसके साथ इस इक्विवेलेंट का मैं और इक्विवेलेंट निकाल लूँगा। तो इस केस में देखो 44 प्लस में 20 प्लस में 44 इंटू 20/100। ठीक है, तो यहाँ से कट करते हैं इसे। तो 1 0 से 1 0 गया, ये मेरा 5 आया, यहाँ से आया 64 प्लस में, एंड ये वैल्यू कितनी आई, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 8 40 और 5 8 40। तो ये आया मेरा 8, इसमें ऐड करेंगे तो 8 4 12 मतलब 72.8। तो 72.8% वैल्यू आएगी ना मेरी। ये क्या होगा, इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट होगा। तो इस केस में राइट आंसर कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन 3। ठीक है, अब मेथड सेकंड देखो, ये तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। मेथड सेकंड देखो मेरा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियली एक साइड का अगर मैं लूँ तो साइड कितने से इंक्रीमेंट हो रही है, 20%। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारे पास, 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू अगर मैं 5 लूँ तो फाइनल वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब 6। तो 5 से 6 वैल्यू किसकी हो रही है, साइड की। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू वॉल्यूम की निकालेंगे हम। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, a क्यूब। तो ये जितने भी इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू है ना, इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मतलब इसका क्यूब कर लेते हैं। तो 5 का क्यूब यहाँ पर करेंगे, कितना आएगा, 125। एंड इसका आएगा कितना आएगा, 216। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई ना मेरी, इनिशियल वैल्यू ये थी। ठीक है, और फाइनल वैल्यू क्या थी, ये वाली क्यूब की। तो अब सिंपली क्या करना है हमें, इन दोनों के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है ना उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लेना है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है,
जिस तरीके से हम ये इतना लॉन्ग मेथड अप्लाई कर रहे थे ना, वो इसी में कवर हो जाएगा इस शॉर्ट मेथड के अंदर। तो सिंपली क्या करना है हमें, ये देखो कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, एंड 11 में से 2 गया 9, तो 91 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 91 अपॉन में इनिशियल वैल्यू कितनी थी 125, और इंटू 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका इंक्रीमेंट परसेंटेज आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 25 पंजे 125, 25 चौक 100, तो ये आया 4 अपॉन में 5, तो सिंपली क्या आएगा ये 72.8%। ठीक है, तो दोनों मेथड कर सकते हो आप सोल्व, बट लेकिन जो मेथड 2 होगा ना ये थोड़ा आपके लिए इजी पड़ेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मेथड 2 से ही जाइए। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर। तो 2 ट्रेन है मेरे पास, दोनों की स्पीड अलग अलग है, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस ए मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इज 2 मिनट 42 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पॉइंट ये है कि 2 ट्रेन है मेरे पास, तो ट्रेन 1 ये T1 एंड ये है T2, इसकी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसकी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है कि जो टाइम लगा है ना T2 को, स्पीड किसकी ज़्यादा है 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब T2 की ज़्यादा है। तो T1 के अंदर एक पर्सन बैठा होगा यहाँ पर इस ट्रेन के अंदर। ठीक है, तो जो हम पर्सन जो एज्यूम करते हैं ना उसको पॉइंट मानते हैं, क्योंकि ट्रेन है, ट्रेन को अगर मैं ऐसे बोलता कि जो मेरी ट्रेन सेकंड वाली है वो ट्रेन 1 को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन 1 है ना उसकी कुछ लेंथ होगी, लेंथ क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, क्योंकि 200-300 मीटर भी होगी ना, तो उस केस में वो मायने रखती है। ठीक है, उसका काउंट मायने रखता है। बट लेकिन जो पर्सन बोलूँगा उसके अंदर एक पर्सन बैठा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस पर्सन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में इसकी लेंथ कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती हमें, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस पर्सन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेन 2 है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को पास करने में कितना टाइम ले रही है 2 मिनट 42 सेकेंड्स। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन, तो इसकी लेंथ बतानी है सिंपली। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये प्रॉब्लम कैसे मॉडिफाई होगी। एक पर्सन है मेरे पास, ये किस स्पीड से मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि ये ट्रेन के अंदर बैठा है और जितनी स्पीड ट्रेन 1 की होगी उतनी स्पीड इसकी होगी। तो और ये ट्रेन 2 है मेरे पास, इसकी कुछ लेंथ होगी एंड इसकी स्पीड कितनी है, एंड इसकी स्पीड हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इस टाइम को भी हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे और जो हमारा आंसर है वो भी किस में है, मीटर के अंदर है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना है मेरे पास, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 70 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड इसको भी हम क्या करते हैं 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब सिंपली हमें क्या करना है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसको कवर करने में ये जो टाइम लगाएगी ना T2 वो कितना लगा रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है T इक्वस टू और ये जो लेंथ है कितनी है, इसकी लेंथ L मान लेते हैं एंड इसकी है 0, तो L + 0 अपॉन में जो हमारे पास स्पीड है, इनकी रिलेटिव स्पीड वो कितनी होगी, तो वो होगी हमारे पास 70 माइनस का 60, मतलब ये हुआ 70 माइनस का 60 एंड इसके साथ क्या आएगा 5/18 एंड ये जो टाइम है हमारे पास ये कितना गिवन है, ये गिवन है 2 मिनट 42 सेकेंड्स। तो 2 मिनट एंड 42 सेकेंड्स को मैं सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो कितना होगा, तो 2 × 60 120 हुआ एंड इसमें सेकेंड्स कितनी है 42, तो ये हुआ 162, तो 162। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी थोड़ी सी ईजी होगी। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, L कैलकुलेट करना है, तो इस सभी को उधर लेके जाता हूँ, तो 70 - 60 कितना हुआ मेरा 10 × 5/18 × में 162। ठीक है, ये 9 टाइम जाएगा एंड ये 9 × 5 = 45 और 1 0 ऐसे कैसे, तो 450 मीटर आएगी जो फास्टेस्ट ट्रेन थी ना उसकी लेंथ। तो ऑप्शन 3 इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3। 2 people A and B are at a distance of 110 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एट 10:30। तो 10:30 के ऊपर 2 पर्सन है मेरे पास, लेट्स से ये A है एंड ये है B है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 110 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर 30 मिनट्स A स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स B। ठीक है, तो 30 मिनट्स के बाद में मतलब 11 बजे एट
11 AM, ठीक है। जो ए है मेरा वो स्टार्ट कर देगा बी की तरफ जाना, कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। एंड वाइल एट 12 PM बी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ए, एंड 12 बजे एट 12 PM ये जो मेरा बी है ना, बी वो भी जो सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगा तभी तो उससे दूर जाएगा ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, बट लेकिन सेम डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो वो उससे दूर की तरफ जाएगा वो, ठीक है। तो ये बी है ना, बी दूर जाना स्टार्ट करता है इससे कितनी स्पीड से, तो इसकी स्पीड कितनी गिवन है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें बताना है एट वो टाइम दे विल मीट ऑन द नेक्स्ट डे, तो हमें बताना है कि किस टाइम पे वो मीट करेंगे अगले दिन, ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 11 बजे जो मेरा ए स्टार्ट करता है ना, 11 बजे ए स्टार्ट करता है, तो उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस रह जाती है जब वो 12 बजे बी स्टार्ट करता है। तो मतलब 1 घंटे के अंदर, ये जो 1 घंटा हुआ है ना 11 से 12, 1 आवर, इसके अंदर ये जो मेरा ए है ना, ए कितनी डिस्टेंस कम कर देगा उन दोनों के बीच की, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, 20 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर कम कर दिया, मतलब एट 12, इसी 12 पे जो मेरा ए होगा ना, ए वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची, पहले थी 110 और जो 20 किलोमीटर है 1 घंटे में ए ने कवर कर दी, तो इनके बीच में कितनी बची, 90 किलोमीटर, क्योंकि 20 से कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली देखो, एट 12 बजे है ना, 12 बजे इन दोनों की पोजीशन ये रहेगी। तो अब हमें बताना है ये कितनी देर बाद में मीट करेंगे। तो सिंपली हमें फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करना है, टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, 90 किलोमीटर, एंड जो रिलेटिव स्पीड है इनकी कितनी होगी, 20, ये इससे 20 से चल रहा है, ये 15 से चल रहा है, तो दोनों का माइनस कर लेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसे। तो ये हुआ मेरा, कितना हुआ, 5 एकम 5, 8, 18 5 90 होता है ना। तो 18 आवर के बाद में, 18 घंटे के बाद में वो दोनों एक दूसरे से मीट होंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डे का टाइम बताना है, किस टाइम पर मीट होंगे। तो यहाँ पर देखो 12 बजे से स्टार्ट किया है इन्होंने, तो 12 से 12 मतलब 12 ये PM है, तो 12 AM तक जाने में कितने घंटे लगेंगे, 12। तो ये 12 सब्ट्रैक्ट करूँगा, फिर 6 बचे, तो 6 बचे AM से, अब 12 AM में 6 ऐड करूँगा तो कितना आया मेरा, 6 AM। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 6 AM, ऑप्शन ए। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए सर्टेन सम बिकम्स 4 टाइम इन 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, देन इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बी 16 टाइम ऑफ द सर्टेन सम, ठीक है। दैट्स अ सर्टेन टर्म जो हमने स्टार्टिंग के अंदर लिया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, इसको बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो ये बोल क्या रहा है, मेरे पास कोई सर्टेन सम है, लेट्स से वो P है मेरे पास, ठीक है। वो 7 साल के बाद में, 7 ईयर्स के बाद में कितना बन जाता है, तो वो बन जाता है 4 टाइम्स 4P, ठीक है। इसकी कुछ रेट होगी, ठीक है, और इसका टाइम कितना गिवन है, 7 ईयर्स। तो इस 7 में वो 4P बन जाता है। तो रेट हमें कुछ पता नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं इस केस में, इस रेट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इस रेट को इग्नोर कर देते हैं। तब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 7 साल के अंदर इसने कितना इंटरेस्ट कमाया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो वो इसने कितना कमाया, टोटल सम कितना हो रहा है मेरा 4P, एंड इनिशियल कितना था P। तो 3P जो इसने कमाया ना 7 साल के अंदर, 3P जो कमाया इसने, ये इसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 ईयर्स के अंदर कितना कमाया, 3P, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वैल्यू, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है कि 16 टाइम्स कब होगा, 16 टाइम्स बोलूँगा मैं, तो इस केस में ये कितना होना चाहिए, 16P, ठीक है। तो ये 16P क्या है, टोटल अमाउंट है। तो मतलब यहाँ पर 16 टाइम्स करने के लिए इंटरेस्ट कितना ऐड करना पड़ेगा, 15P, ठीक है। तो 15P यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 15P बनाना चाहूँगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 7 5 35 ईयर, तो मतलब 35 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट कमाएगा वो, 15P। तो 15P इंटरेस्ट कमाएगा, तभी तो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 16 टाइम हो जाएगी उसका अमाउंट, ठीक है। तो इस केस में हम इस तरीके से निकालते हैं। तो कितने साल के अंदर वो 16 टाइम कर लेगा,
35 ईयर्स के अंदर। तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। इफ साइन 17 डिग्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेक 17 डिग्री माइनस का साइन 73 डिग्री की। ठीक है, कभी भी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आए ना, कुछ अननोन एंगल हो, मतलब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है ना साइन के अंदर, क्योंकि साइन 17 डिग्री का निकालना एक बहुत ही महाभारत होगी निकालने में। ठीक है, तो हम इस चीज़ में क्या करते हैं कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 17 डिग्री मानो, ये 19 डिग्री मानो। ठीक है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा एंड ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, इस 17 के रेस्पेक्ट में। तो साइन 17 डिग्री कितना होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ये जो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। साइन क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब ये साइन 17 डिग्री जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये एक्स होगा एंड ये कितना होगा, ये वाई होगा मेरा। ठीक है, तो ये एक्स है, ये वाई है, तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कैसे, पाइथागोरस इक्वेशन लगा के। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से मैं ये जो मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और इसका अंडर रूट कर दो ना, तो ये मेरे पास बेस आ जाएगा। तो ये तीनों मेरे पास साइड आ गई। अब यहाँ पर देखो, ये 17 डिग्री है एंड ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, तो 90 में से मैं 17 घटाऊंगा तो 73 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल इंटरनल एंगल्स कितना होता है मेरा, 180 डिग्री। तो इस केस में ये 73 डिग्री मेरे पास एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो वैल्यू किस किस की फाइंड आउट करनी है, तो सेक 17 डिग्री, तो सेक 17 डिग्री क्या होता है मेरा, तो सेक होता है मेरा, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, तो सेक 17 डिग्री, ये वैल्यू कितनी होगी, हाइपोटेनस कितना है मेरा वाई, एंड ये बेस कितना है, ये है अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही साइन 73 डिग्री क्या होगा मेरा, तो साइन 73 देखो, अब साइन 73 ऐसे ले रहा हूँ, ये वाला एंगल ले रहा हूँ ना, तो इस केस में ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा एंड ये हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस कितना है वाई। तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई। इस प्रॉब्लम के अंदर पुट करते हैं, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो सेक 17 डिग्री की वैल्यू कितनी, वाई अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड ये हुआ माइनस साइन ऐसे कैसे, एंड साइन 73 डिग्री कितना हुआ, अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हुआ वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये आया माइनस में, ये ब्रैकेट जैसे ही हटाऊंगा तो ये तो वाई स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा एंड ये एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन के अंदर है, तो ऊपर एक्स स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाई है तो ये वाई नीचे नहीं होगा। ठीक है, एंड नीचे यहाँ पर ये माइनस है तो इस केस में ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हियर। In a cylindrical vessel of diameter 24 centimeter filled up with significant quantity of water, ठीक है, sufficient है, तो sufficient quantity of water से हम क्या करते हैं, उसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक सिलेंडर गिवन है यहाँ पर, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है पहले से, सफिशिएंट पानी है। ठीक है, सफिशिएंट के मतलब सफिशिएंट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि जो प्रॉब्लम में आगे स्टेटमेंट होगी ना उसके लिए सफिशिएंट होगा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, ए सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली इमर्स्ड। अब सफिशिएंट का मतलब यहाँ पर आएगा कि मेरे पास एक बॉल है, कौन सी बॉल है, स्पेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, इसको मैं इसके अंदर डुबा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये आएगी। ठीक है, एंड ये कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगी, तो इतना पानी है, सफिशिएंट पानी का मतलब ये हो गया अभी यहाँ पर कि ये जो बॉल है ना इसको डुबाने के लिए ये काफ़ी होगा पानी। ठीक है, तो जैसे ही बॉल को मैं डुबाऊंगा ना, तो जो पहले पानी था और अब पानी था इसका थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा हाइट का। क्यों होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम जो इसमें ऐड होगा ना वो ही वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइट होगी, हाइट जो इंक्रीमेंट हुई है इसकी ही वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है कि ये जो वॉल्यूम है ना, इतना वॉल्यूम सिलेंडर का, इस वॉल्यूम को किसके इक्वल करना है, स्पेरिकल के वॉल्यूम के इक्वल करना है। ठीक है, बस इतनी चीज़ करनी है हमें। तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर है हमारे पास,
सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड इसका वॉल्यूम किसके इक्वल करेंगे? स्पेरिकल बॉल के इक्वल। ठीक है, स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर देखो पाई से पाई तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बची वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पर, इसका R1 मान लेते हैं, तो इसका कितना मानते हैं? R2। तो यहाँ पर देखो डायमीटर कितना है सिलेंडर का? 24। तो रेडियस कितनी होगी यहाँ पर? तो रेडियस होगी R1 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो 12 पुट करते हैं, तो 12 × 12, एंड H की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। क्यों? क्योंकि H की वैल्यू ही हमें यहाँ पर हाइट रिप्रेजेंट करेगी, जो कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसके वाटर फ्लो के हाइट में। ठीक है, तो ये H डिफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, 4/3 इंटू में ये जो R2 है मेरे पास, ये कितना है? तो ये है मेरा स्पेरिकल का रेडियस, मतलब 6 सेंटीमीटर। तो 6 × 6 × 6। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसे। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 4 से 4 गया ये, एंड ये कितना हुआ? 3 दूनी 6। तो मतलब H जो आई मेरे पास कितना आया? 2 सेंटीमीटर। तो मतलब जब मैं स्पेरिकल बॉल उस सिलेंडर के अंदर डालूंगा ना, तो पानी का लेवल 2 सेंटीमीटर हाइट से अप हो जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या आएगा? 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो इससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270, एंड ये होता है मेरा 360। इसके अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, वो पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, इसके अंदर टेन एंड कोट पॉजिटिव होता है, एंड इसके अंदर कोस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड ये जो 90 वाला है ना, 90 वाला, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करता है, एंड ये जो 180 डिग्री वाला है ना, ये चेंज नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो a = कोस थीटा प्लस में साइन माइनस का थीटा, और नीचे भी तो है इनके, साइन 90 प्लस में थीटा, एंड इधर क्या आएगा नीचे? साइन 180 डिग्री प्लस में थीटा, एंड इधर क्या आएगा? माइनस का टेन 90 डिग्री प्लस में थीटा अपॉन में कोट थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे पास गिवन है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कोस थीटा है, अब नीचे साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? यहाँ पर देखो 90 पे क्या होता है कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये चेंज हो जाता है, तो चेंज करेंगे इससे, तो क्या होगा? कोस। ठीक है, कोस थीटा आएगा यहाँ पर। अब ये कोस थीटा पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा, ये कैसे देखेंगे? जो हम चेंज कर रहे हैं ना, उसका साइन देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो जा रहा है। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो साइन होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। तो इस केस में यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? कोस थीटा, पॉजिटिव वाला। ऐसे ही ये जो ये साइन थीटा है ना, साइन माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस का साइन थीटा। तो माइनस का साइन थीटा पुट करते हैं, एंड साइन 180 अपॉन में थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो साइन, अब यहाँ पर देखो साइन 180 अब प्लस थीटा है यहाँ पर। ठीक है, तो साइन 180 पे जो आता है ना, 180 पे, ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो इस केस में साइन का साइन रहेगा, एंड थीटा मेरे पास ऐसे कैसे आ जाएगा? बस हमें साइन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो देखते हैं। तो ये वैल्यू किसके अंदर पड़ रही है? ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जा रही है। तो इस केस में थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन एंड कोट जो है ना, वो दो ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो साइन होगा ना, ये नेगेटिव का होगा। तो इस केस में माइनस का साइन थीटा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, माइनस का टेन। अब टेन 90 प्लस थीटा गिवन है यहाँ पर, तो 90 प्लस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन मेरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस केस में प्लस आ जाएगा, एंड ये 90 है तो ये कोट के अंदर चेंज हो जाएगा, तो कोट थीटा अपॉन में कोट थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो कन्वर्जन होता है ना बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हम ये अप्लाई करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो इससे ये कैंसिल, वन आया मेरा, ये साइन से साइन कैंसिल मतलब पॉजिटिव आएगा, एंड ये वन एंड ये वन। तो इस केस में आंसर क्या आएगा मेरा? 3। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ 2/3 ऑफ ए इज़ 4/5 ऑफ बी, तो हमें वैल्यू बतानी है a is to b की। ठीक है,
तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, 2/3 ऑफ ए इक्वल्स टू 4/5 ऑफ बी। तो यहाँ से ए अपॉन बी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो 2/3 है ना, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 4/5 इंटू में ये उल्टा हो जाएगा 3/2। बस इसको सोल्व करना है हमें, 2 दूनी 4, तो यह है 6/5, मतलब 6:5 मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी लाइंग ऑन द हॉरिजेंटल थ्रू द फुट ऑफ द टावर आर रेस्पेक्टिवली 15 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है। इफ ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर एंड ए बी इक्वल्स टू 48 मीटर, देन हमें बताना है टावर की हाइट कितनी होगी यहाँ से। ठीक है। तो प्रॉब्लम देखो, अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को। तो ये मेरे पास कोई टावर है टी। ठीक है। एक ही साइड में 2 पॉइंट गिवन है मेरे पास, ए एंड बी। तो यहाँ पर देखो, लेट्स से ये पॉइंट मेरे पास बी है एंड ये पॉइंट मेरे पास ए है। मैंने बी एंड ए इस तरीके से क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट तो मेरे को ए बी गिवन है, तो ए बी भी तो मान सकता था मैं। ए टावर के पास ले लेता एंड बी मैं क्या करता, दूर ले लेता। मैंने ये इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर देखो ये रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है। तो इस केस में जो ए पॉइंट का एंगल होगा ना, वो 15 डिग्री होगा एंड बी पॉइंट का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है। तो जो 15 जो कम डिग्री वाला एंगल होता है ना, उसको दूर लेना पड़ता है, तभी तो एंगल कम बनेगा। ठीक है। तो इस केस में देखो, ज्वाइन करते हैं, तो ये पॉइंट मेरा कितना बना रहा है, 15 डिग्री एंड ये कितना बना रहा है मेरा, 30 डिग्री। तो ये यहाँ से ये इतना तो पता चल गया हमें। एंड ये क्या बोल रहा है, ए बी की डिस्टेंस कितनी है मेरी, ए बी की डिस्टेंस कितनी है, 48 मीटर। तो 48 मीटर मेरे यहाँ पर गिवन है। तो अब हमें क्या बताना है, टी ये जो टावर है ना, इसकी हाइट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। तो अब देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं देखो यहाँ पर 15 डिग्री लूँगा ना, तो tan 15 डिग्री इक्वस टू, ये क्या होगा मेरा, टावर की हाइट मतलब h अपॉन में ये टोटल बेस मेरा, टोटल बेस इसको मैं b मान लेता हूँ एंड इसको मैं मान लेता हूँ b1। ठीक है। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा सेम h आएगा हमारे पास एंड अपॉन में ये जो b है हमारे पास, b इतने वाली वैल्यू, ये b1 है। ठीक है। तो b1, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा ये जो ए बी है ना, ए बी ये गिवन है 48 मीटर, तो ए बी यहाँ से निकाल सकता हूँ कैसे, b माइनस का b1, ये कितना है मेरा 48 डिग्री, 48 मीटर। तो ये किसके इक्वल होगा, तो सिंपली यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा तो ये होगा मेरा h अपॉन में tan 15 डिग्री एंड ये होगा b1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये होगा h अपॉन में 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से देखो अब tan 15 डिग्री एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो सिंपली देख निकालते हैं, इसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये होता है हमारे पास tan 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस का tan a इंटू tan b, tan 45 डिग्री एंड tan 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आएगा 1 माइनस का tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन में √3 एंड 1 प्लस में tan 45 1 एंड tan 30 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन में √3। तो ये आएगा मेरे पास √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 प्लस का 1। ठीक है। तो h अपॉन में √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 प्लस का 1 एंड सेकेंड वैल्यू क्या है, h अपॉन में ये आएगी tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3। तो थोड़ा स्पेस कर लेते हैं यहाँ से। अब सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व करना है हमें, तो इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 48 मीटर इक्वल्स टू ये आएगा √3 प्लस 1 इंटू में h अपॉन में √3 माइनस का 1 एंड ये कितना है मेरे पास, माइनस √3h। अब यहाँ पर देखो √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, इसका रेशनलाइज करूँगा तो मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1। तो ये वैल्यू आएगी √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू h एंड नीचे क्या आएगा मेरे पास, ये a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, मतलब √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 एंड 1 का स्क्वायर
मतलब 1, मतलब 2 आया मेरे पास, तो नीचे आएगा 2। ठीक है, यहाँ पर माइनस का √3h। अब इसको सोल्व करते हैं √3 + 1 को, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर को, तो ये आया 3 प्लस में 1 एंड प्लस में 2ab मतलब 2√3, तो ये आया 4 प्लस में 2√3। तो 4 प्लस में 2√3 आया, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 प्लस में √3 आया, तो 2 प्लस में √3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस में √3, तो ये आया 2 प्लस में √3 और h दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस का √3h, तो ये √3h से √3h गया, और यहाँ पर कितना बचा 2h, तो मतलब 2h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 48, तो h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24। ठीक है, तो h की वैल्यू 24, मतलब ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन के तरीके से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं इसे, बट लेकिन है ईजी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पे हमें क्या करना है, बस इसका हमें एक तरीका जानना है कि ऐसी वाली प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। और एसएससी ये जो नया वाला वेंडर आया ना, ये काफ़ी भर भर के ऐसी चीज़ें पूछ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, द एंगल B इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ABCD मेरे पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। कभी भी साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन हो ना, तो उस केस में समझ लेना ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। ठीक है, अभी एंगल बी पूछा है, तो सारे एंगल क्या होता है रेक्टेंगल की 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने कैसे बोल दिया कि साइक्लिक पैरेललोग्राम हमेशा एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, आप बना के देख सकते हो, एक मेरे पास सर्कल है, उसके अंदर में एक पैरेललोग्राम बोलता हूँ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स होती है ना, वो इक्वल होती हैं, एंड अपोजिट एंगल मेरे पास इक्वल होते हैं। तो जैसे ही मैं अपोजिट एंगल्स मेरे पास इक्वल होते हैं ना, तो लेट से मैं इसको x मानता हूँ, इसको x मानता हूँ, इसको y एंड इसको y, एंड हमें पता है कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जैसे ही इन दोनों का सम 180 करूँगा तो दोनों इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे 90 डिग्री 90 डिग्री। ऐसे ही इन दोनों का सम करूँगा 180, तो ये भी इक्वल इक्वली डिवाइड हो जाएंगे 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये अपने आप ही एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये याद रखना है, साइक्लिक पैरेललोग्राम इक्वल्स टू रेक्टेंगल। What is the greatest number which will divide 110 and 128 leaving a remainder 2 in each case? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि एक ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा फाइंड आउट करना है कि 110 को डिवाइड करें एंड 128 को डिवाइड करें, तो 2 हमारे पास हर केस में रिमाइंडर बचे। तो हमारे पास ऑप्शन है, काफ़ी इजीली हम क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन के थ्रू नहीं जाना हो तो हम देखो कैसे करेंगे। इसके अंदर भी 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 108 नंबर है, एंड इसके अंदर भी 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 126। तो ये 2 नंबर आ गए जिनको एक ग्रेटेस्ट नंबर कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करेंगे तो ये देखो कितने से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 9 एकम 9 9 दूनी 18। ठीक है, 9 एकम 9 9 दूनी 18 12। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू में 3। अब यहाँ पर सेम 126 को देखो कैसे लिखेंगे, तो 126 में 9 से जा रहा है, तो 9 एकम 9 3 9 चौक 36 14, तो 2 इंटू 7। तो अब इन दोनों में हमें कॉमन निकालना है, तो 9 कॉमन है, इंटू में अब एक 2 यहाँ पर है, क्योंकि इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 2 आया। और कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब 18 मेरा ऐसा मैक्स नंबर होगा जो दोनों को 108 मतलब 126 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर होगा। द ट्रू डिस्काउंट ऑन ए सम ऑफ मनी ड्यू 2 years हैंस एट 5% इज 15 रुपीज़, फाइंड द सम। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ट्रू डिस्काउंट हमारे पास गिवन है कितना 15 रुपीज़, तो हमें बताना है कि सम वो सम क्या होगा जो कि 2 साल एंड 5% की रेट से 15 रुपीज़ ट्रू डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो देखो, ट्रू डिस्काउंट इक्वल्स टू सम इंटू में आर इंटू टी अपॉन में 100 प्लस में आर इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमें इसके डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यही यूज़ करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो ट्रू डिस्काउंट हमारे पास 15 गिवन है, एंड सम हमें फाइंड आउट करना है, इंटू में आर कितना है मेरे पास, ये है 5, एंड टी कितना है 2, नीचे भी 100, इंटू में आर कितना है
100 प्लस में और ये हुआ 2 इंटू 5, मतलब ये कितना हुआ, सम इंटू में 10 अपॉन में 110। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। तो सम की वैल्यू कितनी हुई मेरी, ये हुई 15 इंटू 11, मतलब 165। तो 165 रुपीज़ मेरा क्या आएगा यहाँ पर आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 1 फ्रॉम द लाइन 12x माइनस का 55 माइनस का 7 इक्वस टू 0 विल बी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है। तो हमें बताना क्या है, एक लाइन मेरे पास गिवन है जिसकी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 12x माइनस का 5y माइनस का 7 इक्वस टू 0, एंड एक पॉइंट गिवन है 3 माइनस का 1। तो इससे इसके डिस्टेंस निकाल लिए। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। जो ये पूछता है ना, ये डिस्टेंस लेके पूछता है, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर। तो ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट x, y या फिर x1, y1 टू ए लाइन ax प्लस में vy प्लस में c इक्वस टू 0, ठीक है। वो क्या होती है, तो d इक्वस टू, सिंपली हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में ये पुट करेंगे, तो ax1 प्लस में by1 प्लस में c, इसका मोड लेते हैं और डिवाइड में क्या करते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स है ना a एंड b, इसका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होती है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसकी। तो हमें ये कैलकुलेट करनी है यहाँ से। तो सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो d क्या आएगा यहाँ पर, तो 12 इंटू 3 भारतीय 36 माइनस का 5 माइनस का 1 मतलब 5 माइनस का 7 अपॉन में ये 12 5 12 स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, तो ये आएगा 36 और 5 41, 41 में 7 गया मेरा 34, तो 34 अपॉन में नीचे क्या आएगा मेरा, तो नीचे आएगा देखो 12 एंड 5, अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करूँगा ना तो 169 आएगा मेरे पास, और उसका अंडर रूट करूँगा तो 13 आएगा, ठीक है। तो 34 अपॉन में 13 जो ये डिस्टेंस होगी ना, यूनिट डिस्टेंस, यही मेरा आंसर होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर। तो 34 अपॉन में 13 ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, 34 अपॉन में 13। A can do a piece of work in 12 days. B is 50% more efficient than A. In how many days B will finish the same work? तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि जो A है मेरा एक काम को 12 डेज के अंदर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि B is 50% मोर एफिशिएंट देन A। तो यहाँ पर देखो मोर कीवर्ड है, इसको इग्नोर मत करना, मोर यहाँ पर कीवर्ड लगा हुआ है। तो इसका मतलब देखो, तो 50% मेरे पास इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/2, ठीक है। अगर मेरे पास A की एफिशिएंसी 2 है ना, तो इस केस में जो मेरा B होगा ना, B वो इतना मोर होगा इसे, मतलब 2 प्लस का 1, तो मतलब 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी होगी किसकी, B की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेरा B है ना, अब A से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। इस केस में तो A की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास, B की आ गई, एंड A मेरे पास देखो 12 दिन के अंदर काम कर सकता है। तो टोटल जो वर्क होगा ना, टोटल वर्क वो कितना होगा, तो 12 डेज, और एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है कि 2, तो ये मतलब 24 जो यूनिट आया है मेरे पास, ये टोटल काम होगा। अब इसको हम किससे करवा रहे हैं, B से फिनिश करवा रहे हैं, तो कितने दिन लेगा, तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क 24 अपॉन में एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 8 या 24 मतलब 8 डेज लगेंगे किसको, B को, ये कंप्लीट काम करने में। तो ऑप्शन बी मेरे इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 0.123 के ऊपर बार है इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले इस बार का मतलब समझते हैं। तो ये जो बार, इसको मैं अगर हटाऊंगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.123 123 123 123, मतलब ये रिपीट होता चला जाएगा। ये जो 123 है ना, ये टर्म ये रिपीट हो रही है, इसका मतलब इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बार लगा देते हैं। तो बार का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर, इसके नीचे जो नंबर आएगा ना इस बार के नीचे, वो कंटिन्यूसली रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो अब इसकी हमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं, नोट देखो यहाँ पर। लेट्स से मेरे पास ABC ये बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा ABC, और जितने नंबर पे बार लगा हुआ है ना उतने 9 लगा दो नीचे।
लेट्स से मेरे पास 0.AB मैंने यहाँ पर लिखा, इन दोनों के ऊपर बार लगाया, तो सिंपली क्या करना है, AB अपॉन में 99। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टर्म हो, देखो मान लो मेरे पास 0.ABC हो, ठीक है, एंड ओनली मैं C के ऊपर ही बार लगाऊं, तो उस केस में मेरा आंसर क्या होगा फ्रैक्शन में, तो वो होगा सबसे पहले क्या लिखो, ABC लिखो, ठीक है, एंड जिसके ऊपर बार नहीं है ना वो सब्ट्रैक्ट कर दो इसके अंदर, मतलब AB सब्ट्रैक्ट कर दो, और नीचे मेरे को क्या करना है, उतने ही 9 लिखो जिनके ऊपर बार है, मतलब 9 के ऊपर बार है, एंड उतने ही 0 लिखो जिनके ऊपर बार नहीं है, मतलब 00। एक बात दोबारा समझ लेते हैं इसे। मान लो मेरे पास ये नंबर गिवन है और जो बार है ना, बार किसी एक या फिर दो नंबर पे गिवन है, तो लेट से मैंने C पे यहाँ पर बार लगा दिया, तो इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाऊँगा तो कैसे लिखूंगा, पहले मेरे को कंप्लीट नंबर लिखना है ABC लिखा, फिर जो जिन पे अनबार है ना, अनबार मतलब बार नहीं है जिनके ऊपर, उसको लिखना है, मतलब AB, एंड नीचे उतने ही 9 लिखने हैं जिनके ऊपर बार है, मतलब एक के ऊपर बार है ना, तो एक 9, एंड उतने ही 0 लिखने हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, मतलब 2 0। तो इस केस में ये मेरा आंसर होगा इस केस में। ऐसे ही मान लो लेट से 0.AB एंड C हुआ, ठीक है, BC के ऊपर बार है, तो इस केस में ABC माइनस का A आया अपॉन में, अब कितने नंबर के ऊपर बार है, 2, तो 2 9 आएंगे मेरे पास और 1 0 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास तो सिंपल वाली टर्म थी 0.123 अपॉन में बार, तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 लिखूँगा, पहला वाला केस होगा, तो 999 नीचे आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 से जा रहा है मेरा, 3 से जा रहा है, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, और नीचे 333, मतलब 41 अपॉन में 333। तो ऑप्शन सेकंड इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इस पर भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम बनती है, तो इनको ध्यान में रखना। x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, x इक्वल टू 3 प्लस 2√2। अब यहाँ पर देखो √2 की टर्म्स मेरे पास यहाँ पर गिवन है, √x की, ठीक है, तो इसका मैं √x बनाऊंगा, तो सबसे पहले कभी भी इनका अंडर रूट करना हो ना, तो a प्लस बी वाली फॉर्म है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनाने का हमें ट्राई करना है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab। तो इस 3 प्लस 2√2 को मैं इस फॉर्म में कैसे लेके आऊँ, तभी तो मैं इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर पाऊंगा, तभी तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, तो ये जो वाली टर्म है ना, ये 2ab रिप्रेजेंट करती है मेरी, तो 2ab रिप्रेजेंट करती है, तो उसी केस में ये वाली क्या रिप्रेजेंट करेगी, a² प्लस में b²। तो मैं देखो इसको कैसे अलग अलग करता हूँ, तो लेट्स से मेरे पास √2 की टर्म है, तो 2 में हटाऊंगा, तो ab की वैल्यू कितनी है मेरी, √2, तो ab की वैल्यू √2 आई। अब मैं यहाँ से देखूंगा, अगर मैंने एक यहाँ पर b मान लिया, a की वैल्यू मान लो मैंने √2 मानी, ठीक है, एंड b की वैल्यू मैंने क्या मानी, 1 मानी, तो इस केस में ये क्या आएगा, 2 इंटू √2 इंटू में 1, ठीक है, तो ये 2ab की वैल्यू आ गई, एंड इसको सोल्व करूंगा तो ये 2 देगा एंड ये 1 देगा, तो दोनों का एडिशन कितना है, 3, तो दोनों मेरे पास सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब a प्लस b² लिखूंगा इसको, तो ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये होगी 2√2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो √x की वैल्यू कितनी आई, √2 प्लस में 1, ये वैल्यू आ गई, एंड इसका अब देखो 1/x निकालूंगा, तो इस केस में इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन में √2 प्लस 1, ये 1 अपॉन x होगा ना, तो इसको मैं √2 माइनस 1 अपॉन में √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो ये आएगा √2 माइनस का 1, एंड ये देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये होगा a² माइनस का b², मतलब 2 माइनस का 1, मतलब √2 माइनस का 1 ही आएगा मेरे पास। तो इस केस में देखो √x माइनस का 1 अपॉन √x, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देखो √2 प्लस 1 फिर माइनस, ये आएगा मेरा √2 माइनस का 1, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो √2 प्लस 1 एंड माइनस जैसे ही हटाऊंगा तो माइनस का √2 एंड ये प्लस का हो जाएगा, तो √2 से √2 गया, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। तो इस केस में मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, 2। द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन ए बोट इज 38 kg। तो 5 पर्सन है मेरे पास, इनका एवरेज कितना है मेरे पास, 38, ये एक बोट के अंदर बैठे हैं, एंड बोट के साथ इनका एवरेज कितना है, तो 5 पर्सन प्लस में बोट, इनका एवरेज कितना है मेरे पास, 52 kg। तो हमें बताना है बोट की वैल्यू यहाँ से बतानी है, तो इसको पहला मेथड तो ये देखो, सिंपली हम कैसे कर सकते हैं, ये बोट को मिला के 6 पर्सन हो गए,
तो सिंपली 6 इंटू 52, इसमें से मैं ये 5% का वेट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास, जो भी होगा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड मेथड देखो, यहाँ पर सेकंड मेथड थोड़ा थिंकिंग वाला है, ठीक है। अगर उसको सीख गए ना तो जो इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है ना उसको आप आराम से सोल्व कर लोगे, एंड उसमें टाइम भी बचेगा आपका, ठीक है। तो देखो उसे कैसे करेंगे। 5% है मेरे पास, उनका एवरेज कितना है 38, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो 5% प्लस में बोट है, और इनका एवरेज कितना है मेरे पास, इसका है 52 kg, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ वेट ऐड किया, और वो वेट किस तरीके से ऐड किया कि वो इन 5 के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर इस बोट में यहाँ से हटाऊँ तो 52 आया, एंड जो 5% है मेरे पास उनका ये जो एवरेज आया वो कितना है 52, ठीक है। अब तो यहाँ पर देखो 5% का एवरेज कितना आ रहा था इनिशियली 38, अब यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे पास 52, तो मतलब कितना एवरेज इंक्रीमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो ये हुआ मेरे पास 14 तो 1 पे हुआ है, मतलब ये एवरेज है। 5% के लिए निकालूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 70 आया मेरे पास, तो 70 जब इनमें ऐड करूँगा ना तो ये 38 से 52 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो 70 मतलब कोई एक्स्ट्रा लेके आया है, एक्स्ट्रा लेके आया, कौन लेके आया है, बोट। तो बोट मतलब बोट जो है मेरे पास ये एक्स्ट्रा लेके आई है कितना 70, मतलब उसमें 52 तो था ही वो एवरेज बनाने के लिए, और 70 एक्स्ट्रा और लेके आई थी, जिससे जो 5% थे ना उनका एवरेज भी 38 से 52 हो गया। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो सिंपली ये आंसर होगा हमारा 122। तो 122 मतलब ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर ये समझ में आया तो ठीक, नहीं ऑप्शन मतलब मेथड 1 तो हमारे पास है ही, ठीक है। ये तो ईजी है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है एंड डिफरेंस लेना है इन दोनों का। तो आंसर क्या आएगा मेरा 122 kg हर केस में। इफ ए बी एंड सी बी द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल देन ऑफ द फॉलोइंग द इनकरेक्ट रिलेशन इज। तो हमें इनकरेक्ट रिलेशन इसमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी सी एंगल्स है किसके, एक ट्राइंगल के। तो सिंपली हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को ए बी दोनों का सम गिवन है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ 180 माइनस का सी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सारी की सारी जितनी है ना ए बी की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ 180 माइनस का सी। तो पहले वाले को टेस्ट करते हैं, तो साइन 180 माइनस का सी अपॉन में 2, इसको सोल्व करना है। तो ये होगा मेरा साइन 90 माइनस का सी बाई 2। 90 माइनस का सी मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो हमने अभी देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। एंड ये जो 90 है ना 90, ये क्या करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज कर देता है, मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस के अंदर। एंड सी बाई 2 ऐसे कैसे, तो कोस सी बाई 2 मतलब ये आ रहा है कोस सी बाई 2। तो ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। करेक्ट है मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है ना यहाँ से, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं, तो ये आएगा मेरा कोस, सिंपली जैसे हमने ये पुट किया था ना ये यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये आएगा 90 माइनस का सी बाई 2। तो 90 माइनस का सी बाई 2 मतलब ये आएगा मेरा साइन सी बाई 2। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी की सभी पॉजिटिव होते हैं। एंड 90 क्या करेगा, इस ये जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ना इसको चेंज कर देगा साइन के अंदर, ठीक है। तो साइन सी बाई 2 मतलब ये भी सही है, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर थर्ड वाला देखो, tan 90 माइनस का सी बाई 2। तो tan किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कोट के अंदर। एंड सी बाई 2 ऐसे कैसे, एंड ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो कोट सी बाई 2 आना चाहिए, बट आ क्या रहा है यहाँ पर सेक सी बाई 2, मतलब ये मेरा इनकरेक्ट है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इस केस में राइट आंसर होगा। एंड ऑप्शन डी भी मेरा मतलब वैसे करेक्ट है रिलेशन के अंदर, तो मतलब आंसर नहीं होगा ही। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। ए सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 hours बट टेक्स अनदर 2 hours longer टू फिल बिकॉज ऑफ ए लीक इन इट्स बॉटम, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो लीक एक कंप्लीट फुल्ड सिस्टर्न को कितनी देर के अंदर खाली कर देगा। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है कि मेरे पास एक सिस्टर्न मतलब एक टैंक बोल देते हैं इसे, ठीक है, ये है। इसको फिल करने में जब ए यहाँ पर इनलेट पाइप है, फिल करता है तो कितना टाइम लेता है, टोटल 8 hour
टाइम लेता है, ठीक है। तो इसको फिल कर देता है, बट लेकिन जब एक लीक हो जाती है नीचे से तो पानी निकलता रह जाता है, तो निकलता रहता है, तो ये क्या करता है 2R और लगा देता है इसको। तो इससे मैं बोल सकता हूँ अगर अकेला ए काम करे तो 8 घंटे के अंदर कंप्लीट कर ले, अगर ए बी जो लीक है मेरा उसके साथ काम करे तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, मतलब 10 घंटे लगते हैं इनको, ऐसा बोल सकता हूँ। तो इनका एलसीएम लूँगा तो टोटल काम कितना होगा मेरा 40 बोल देता हूँ, तो 8 पंजू 40 और 10 चौक 40। तो ए मेरा 5 यूनिट से काम कर रहा है, तो ए प्लस बी मेरा किससे काम कर रहे हैं 4 यूनिट से काम कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा बी की वैल्यू होगी ना, बी की क्वांटिटी वो कितनी होगी -1। तो -1 होगा तभी तो एक सब्ट्रैक्ट होकर 4 देगा इक्विवेलेंट ये, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी होगी -1, मतलब 1 यूनिट एफिशिएंसी से ये पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो अब इसका काम पूछ रहे हैं कि मतलब अगर मेरा पास सिस्टम 40 यूनिट से फिल हो और 1 यूनिट से मैं बाहर निकालूँ तो कितना टाइम लगेगा, तो ये लगेगा 40 आवर्स। तो 40 आवर्स बी को टाइम लगेगा इसको खाली करने में। तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। फ्रॉम 4 corners of a square sheet of side 4 centimeter, 4 pieces each in the shape of arc of a circular with radius 2 centimeter are cut out. The area of the remaining portion, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल यहाँ पर गिवन है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर गिवन है ए। बेसिकली ए की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, चारों की चारों कॉर्नर से एक 2 सेंटीमीटर की मैं आर्क यहाँ से कट कर देता हूँ। तो 2 सेंटीमीटर मतलब ये आधा होगा, ये भी आधा, ये भी आधा, इस तरीके से। तो ये आर्क मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी, ये आर्क मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी, इस तरीके से मैं ये 4 पोर्शन कट कर लेता हूँ। तो ये सारे के सारे क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो हमें ये जो रिमेनिंग एरिया बचा है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि ये जो पहले तो कंप्लीट जो मेरे पास स्क्वायर है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करता हूँ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 16, ठीक है। अब ये जो मेरे पास ये सर्कुलर जो पैटर्न्स है मेरे पास, ये कटआउट है, इनका एरिया फाइंड आउट करता हूँ। तो ये 90 डिग्री एक के अंदर है, तो 4 मेरे पास है, तो 360 डिग्री होंगी। तो टोटल एंगल मेरे पास कितना होगा 360 डिग्री। इसका मतलब ये चारों मिलके एक सर्कल बना लेंगे। तो एरिया ऑफ कटआउट मतलब जो भी हमने कट किया था ना एरिया, उसका एरिया कितना होगा, तो होगा πr²। मतलब r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 पाई। तो यहाँ पर सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना आ गया मेरे पास 4 पाई। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टोटल एरिया है 16, इसमें से ये सर्कुलर एरिया है ना, ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब 4 पाई। तो ये जो रिमेनिंग एरिया बचेगा ना, तो ये मिडल वाला एरिया होगा हमारे पास। तो ऑप्शन बी इस केस मेरा राइट आंसर होगा, 16 माइनस का 4 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ DI रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ कंपनी का रेवेन्यू गिवन है मेरे पास, रेवेन्यू गिवन है करोड़ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ईयर्स गिवन है, 6 ईयर्स गिवन है, उनके लिए ये वैल्यूज गिवन है हमारे पास। तो पहली प्रॉब्लम क्या बोल रही है, व्हाट इज़ द एवरेज रेवेन्यू फॉर गिवन 6 ईयर्स। तो हमें ये जो 6 ईयर है ना, इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है, और 6 से डिवाइड कर देना है। तो ऐड करते हैं 0 0 0 0 0 0, तो 0 आया, 1 5 1 6 6 7 13 13 और 8 13 और 8 मेरे पास कितना हुआ 21 21 का 1 2 बचा मेरे पास, 5 और 2 7 7 और 4 11 11 और 6 17 17 और 4 17 और 4 21, सॉरी 7 भी तो था यहाँ पर, चलो एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना है मेरे पास 7 7 और 4 11 11 और 6 17 17 और 4 21 21 22 23 23 और 5 28। इसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 चौका 24, 4 बचा, 6 छंग 36, फिर बचा मेरे पास 5, फिर 6 8 48, फिर बचा 2, तो 468 पॉइंट कुछ कुछ मेरा आंसर आएगा। तो 468 मतलब ऑप्शन 3 मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, मतलब हमने सम सही कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। सेकंड वाली प्रॉब्लम देखते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द रेवेन्यू फ्रॉम 2011 से 2012, ठीक है। तो 2011 में कितना था 500, 2012 में कितना है 280, तो ये कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो
सिंपली 500 में 280 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा 20, 220। तो 220 का परसेंटेज कैलकुलेट करना है हमें 500 के ऊपर। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5 दूनी 40, ये हुआ 44, 22 दूनी 44, 44% आएगा मेरा। तो ऑप्शन 20 केस में राइट आंसर होगा। द रेवेन्यू इन ईयर्स 2015 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द ईयर 2014। तो सिंपली हमें क्या करना है, 2015 का रेवेन्यू मतलब 400, ये कितना परसेंट होगा 2014 के रेवेन्यू मतलब 650 के। तो सिंपली इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो गई। अब यहाँ से देखो 5 से जा रहा है, तो 5 दूनी 10 और 13 पंजू 65, तो 13 आया। तो 800 को सिंपली 13 से डिवाइड करेंगे। 13 दूनी 26, 13 दूनी 13, 54, 65, 13 छिका 78, तो 13 छिका 78, 2 आया मेरे पास 0, 13 कम 13, तो 61 के लगभग कुछ आएगा। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। ठीक है, 61.53। तो आज की लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टोटल रेवेन्यू इन ईयर 2013, 2014, 2015 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू इन गिवन 6 ईयर। ठीक है, तो 6 साल के लिए टोटल हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना था फर्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर, सॉरी सेकंड वाली प्रॉब्लम के अंदर किया था 2810। तो टोटल हमारे पास कितना है 2810। अब हमें किसके लिए करना है 2013, 2014 एंड 2015 के लिए। तो 2013 का देखो, तो 2013 में 470, 2014 में 650 एंड 2015 में 400। तो इनका सम कैलकुलेट करेंगे तो 0, 5 और 7 12, 1, 6 4 10 और 4 14 1 15। तो 520 मेरे पास टोटल आया इन 3 ईयर्स के लिए। तो इनका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब यहाँ से देखो किसी से कट रहा है क्या, या फिर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ इसे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं इसे। तो 15 200, इसको मैं क्या करता हूँ 281 से डिवाइड करता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 एकम 5, 40, 4 आया, 5 10 14, तो ये 5 टाइम जा रहा है, मतलब ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, हमेशा हमें ऑप्शन को लुकअप करना होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि हम कैलकुलेट करते रहते हैं बट वो मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा आंसर पहले ही आ चुका होता है, हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं उसको फर्दर कैलकुलेशन में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन को देखते रहा करो। तो अब यहाँ पर देखो बचा कितना मेरा 5 1 1, ये 0 आया। अब यहाँ पर मैं देखूँगा पहले में क्या है मेरा 9 है सेकेंड वाली टर्म, और यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर देखूंगा 5 टाइम जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था 1405 आ रहा था, बट ये 1405 से लेस है ना, तो मतलब यहाँ पर जो सेकंड नंबर आएगा मेरा 5 से थोड़ा सा लेस आएगा, मतलब 4 आएगा। ठीक है, 4 या फिर 3 कुछ भी आ सकता है, बट लेकिन 9 तो नहीं आएगा। तो इस केस में सेकंड में मेरा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 मेरा आंसर होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन डी मतलब 54.09% यहाँ पर आंसर होगा मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शंस को भी देखते रहा करो। आई होप आपको मज़ा आया होगा काफ़ी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।